नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसकी छवि तो खराब होती है, इमेज पर तो डेंट पड़ता है, लेकिन नेता सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर किसी नेता के वोट बैंक पर कोई हमला करते तो फिर बुनियाद हिलने लगती है। और मोदी जी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, बुनियाद हिल रही है। अब राहुल गांधी ने जब अडानी कांड में मोदी जी की घेराबंदी की थी तो मोदी जी को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन किसी तरह से वो मैदान में डटे रहे। लेकिन इस बार राहुल गांधी का ये जो नया कार्ड है, ये सीधे मोदी जी के वोट बैंक पर हमला है, बड़ा हमला है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके पाए हिलने लगे हैं, बीजेपी की बुनियाद हिलने लगी है। और यकीन मानिए, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक में हड़कंप है। यह हड़कंप क्यों है, क्या होगा अब मोदी का, बीजेपी का, इसी पर आज खुलासा है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, टीवी का कैमरा हिल गया। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। अब राहुल गांधी आजकल जिस रैली में जा रहे हैं, जिस मंच पर जा रहे हैं, जहां भाषण दे रहे हैं, जहां कैमरे के सामने जहां कुछ बोल रहे हैं, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। वो महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह देने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जगह देने की बात कर रहे हैं। और जहां जहां वो ये बात कर रहे हैं वहीं वहीं बीजेपी को परेशानी हो रही है। आप कह सकते हैं कि इन 8-9 वर्षों में राहुल गांधी ने पहली बार मोदी जी की दुखती रग पकड़ ली। और जानकार तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी का कार्ड है या ट्रंप कार्ड है, ये कहीं 2024 की बाजी ना पलट दे, कहीं खेल ना पलट दे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो बीजेपी के जानकार हैं, बीजेपी के अंदर से जो खबर आ रही है कि रिजर्वेशन बिल के जरिए जहां मोदी जी हवा का रुख बदलना चाहते थे, सच ये कि वो अपने जाल में ही उलझते चले जा रहे हैं। और कैसे मोदी जी अब तक का सबसे बड़ा झटका खाने जा रहे हैं। और ये जो सारा खेल है वो मैं आज बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 बार मोदी जी जो पीएम बने हैं उसके पीछे असली गेम क्या था। यही गेम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वोट बैंक की कहानी है। वो वोट बैंक जो मोदी जी के लिए एक तिजोरी है, जिस तिजोरी के बदौलत आज मोदी जी 2-2 बार के प्रधानमंत्री हैं। अब ये वोट बैंक किस तरह से खड़ा करते हैं और किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये वोट बैंक बनाया जाता है और फिर कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये आपको बहुत हद तक आज समझ में आ जाएगा। यानी जो बुनियाद है, जिस बुनियाद पर मोदी जैसा शख्स खड़ा है, आज उस बुनियाद की मैं बात करने जा रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि आसानी से आपको समझा सकूँ। और आसानी से समझाने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश का मॉडल लिया है, क्योंकि वहाँ पर वही कास्ट इक्वेशंस हैं कमोबेश जो बाकी देश में हैं। तो आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखें, समझने की कोशिश करें और आसानी से मैं एक एक चीज़ समझाता चला जाऊँगा, क्योंकि आज आपको मोदी जी के पीएम बनने का असली गेम, सारा गेम समझना है। अब दोस्तों, ये जो मैंने डेटा लिया है ये एक्यूरेट डेटा नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन जो मीडिया में डेटा शेयर होता है या पॉलिटिकल पार्टी जिस डेटा को मानती हैं, वही डेटा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 5-10% का ऊपर नीचे का फ़र्क हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश का वोट बैंक देखें तो मुस्लिम्स यहाँ पर 19% हैं, शेड्यूल कास्ट 21% हैं, ओबीसी 41% है और 19% अपर कास्ट है। अब अगर आप अपर कास्ट देखें तो इसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, भूमिहार हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं, इस 19% में। और अगर ये ओबीसी का अगर आप चंक देखें 41%, ये 41% से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें
दो तरह के आप कह सकते हैं ओबीसी, एक अपर ओबीसी हैं और एक लोअर ओबीसी। अपर ओबीसी में जैसे यादव हैं, मौर्य हैं, उसमें जाट हैं, उसमें गुर्जर हैं, कुर्मी हैं। और अगर आप लोअर ओबीसी देखें तो इसमें आपको राजभर होंगे, निषाद हैं, केवट हैं, कहार हैं, ये हैं। ये 41% का आंकड़ा है। अब दोस्तों, अब जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर बीजेपी का वोट बैंक है। आप कह सकते हैं जहां राहुल गांधी ने हिट किया है, स्ट्राइक किया है, जहां बुनियाद हिला दी है मोदी जी की, ये वही वोट बैंक है। इसमें से मैंने 19% मुस्लिम्स को माइनस कर दिया, क्योंकि ये बीजेपी के साथ जाता नहीं, बीजेपी इनके साथ नहीं जाती। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है वो इसी 19% मुस्लिम वोट के आधार पर है। तो मुस्लिम वोट मैंने माइनस कर दिया। अब बीजेपी के असली वोट पर आते हैं, जिसे आप हिंदू वोट कह सकते हैं। अपर कास्ट है जो बेस वोट है, 19% है यूपी के डाटा के अनुसार, और कमोबेश यही स्थिति अगर आप देखेंगे तो बाकी राज्यों में भी है। कहीं पर ब्राह्मण कम हो सकते हैं, कहीं पर शेड्यूल कास्ट और ज़्यादा हो सकते हैं। अपर कास्ट में हम कह सकते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ, भूमियार, ये सब के सब बीजेपी के साथ हैं, 20-25 सालों से हैं, और ये हिलने वाला वोट नहीं। और जो आंकड़े बताते हैं कि 90% से ज़्यादा और कहीं कहीं 95% तक अपर कास्ट बीजेपी को जाता है। शेड्यूल कास्ट में अगर उत्तर प्रदेश की हम स्थिति देखें तो मायावती जो जाटव वोट हैं उस पर फोकस करती हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की शेड्यूल कास्ट के वोट में हिस्सेदारी है। लाभार्थी योजना हो सकती, और भी चीज़ें हो सकती। और अब हम आते हैं टॉप ऑफ द पिरामिड, ओबीसी। ये जो ओबीसी है 41% जो इसमें आपको दिख रहा है, ये कहीं कहीं ये 50% भी है, कहीं कहीं ये 55% भी है, जो 41% आपको दिख रहा है। और यही मोदी जी का टारगेट एरिया, कैचमेंट एरिया। इसी के बल पर मोदी जी 2014 से प्रचंड बहुमत की राजनीति कर रहे हैं, और इसी ओबीसी पर राहुल गांधी ने स्ट्राइक कर दिया है इस बार। और इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो बीजेपी और आरएसएस को समझ नहीं आ रहा। तो ये जो ओबीसी है, जो मैं जिस कार्ड की बात कर रहा था, जिस ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा था, कि जो सबसे बड़ा चंक है, जी हां 41%, कहीं कहीं 50%, जिसको किसी तरह से 2014 के बाद अमित शाह और मोदी ने अपने खाते में ट्रांसफर करवाया है। आप कह सकते हैं कहीं कहीं यादव जो है वो ओबीसी में आते हैं, वो उनको वोट नहीं देते। कुछ और जातियां हैं, कहीं बिहार में जैसे कुर्मी है, जो उनको वोट नहीं देती। लेकिन फिर भी जो बाकी जातियां जैसे मौर्य है और भी है, जिसको हम बाद में अपने एक्सपर्ट से और डिस्कस करेंगे, ये जो ओबीसी है यही मोदी की बुनियाद है 2014 के बाद। और इसी बुनियाद को हिला दिया है राहुल गांधी ने। अब दोस्तों, ये जो ओबीसी कार्ड है, जो राहुल गांधी लगातार हर महफिल में, हर सभा में, रैली में जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिसको ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर ओबीसी, जो आप कह सकते हैं असली फाउंडेशन है बीजेपी की, या यूं कहें मोदी जी के प्रचंड बहुमत की जो असली फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है, अगर उसी पर हमला हो गया और वो नाराज ओबीसी अलग अलग कारणों से नाराज है, जो हमारे एक्सपर्ट आपको आज बताएंगे, तो फिर बीजेपी कहां रुकेगी, मोदी जी 2024 में कहां रुकेंगे? और क्या ये गेम चेंजर है? क्या ये बाजी पलट सकता है? अगर इंडिया अलायंस इस मुद्दे को ठीक तरह से प्रोजेक्ट करती है, इस पर पोजीशन लेती है, तो फिर होगा क्या बाजी इसी से पलट जाएगी और तीसरी बार मोदी जी हो सकता है शपथ ना लें? बहुत से ऐसे सवाल हैं, और हर सवाल 2024 के फाइनल के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, जाहिर कर रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दो खास मेहमान हैं, जावेद अंसारी हैं, जो पिछले 40-45 साल से हिंदुस्तान की सियासत को समझते हैं, हिंदी हार्टलैंड को समझते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर रहे, वो होंगे। और प्रोफेसर रविकांत रहेंगे, सोशल इंजीनियर के मास्टर प्रोफेसर साहब, जाति के हर खेल को बताएंगे। और ये जो राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड है, इसके हर कोण आज खोलकर आपके सामने रख देंगे। तो चलते हैं सीधे अंसारी साहब के पास, चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास। रविकांत जी, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जिस तरह का कार्ड राहुल गांधी ने चला है, तब से मीटिंग दर मीटिंग, बैठक पर बैठक, चिंतन पर चिंतन,
आरएसएस में भी, बीजेपी में भी, यूपी में भी, संगठन में भी, सरकार में भी। आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत से लेकर और मोदी तक सब हिले हुए हैं। ऐसा क्या है, इतनी घबराहट क्यों बीजेपी और आरएसएस को राहुल गांधी के इस कार्ड से? देखिए दीपक जी, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के उस तिजोरी पर हथौड़ा चला दिया है जिसको बड़े जतन से उन्होंने संजोया था। ओबीसी जी, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए थे। वो चाय वाले से होते हुए ओबीसी बन गए, ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका थिंक टैंक आरएसएस इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण भारत हो, जो उसका आधार वोट है, जो उसका बेस वोट है सवर्ण, वो कितना है, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 18%, बहुत से बहुत। ऑब्वियस है कि उसे वो सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी जो कभी कांशीराम साहब ने की थी। उन पिछड़े जातियों में उसको जाना होगा, उसमें पकड़ बनानी होगी, वहां अपना वोट बैंक मजबूत करना होगा अगर उसे चुनाव जीतना है। और ये उसने 14 में हासिल किया, 19 में हासिल किया। दीपक जी, मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं। जी, सीएसडीएस और लोक नीति के आंकड़े हैं कि 2014 में जो अपर ओबीसी है, अपर ओबीसी माने जो इसमें जाट है, कुर्मी है, यादव है, जी हाँ, उसमें गुर्जर है, मौर्य है, ये जो अपर ओबीसी है उसका 30% बीजेपी के खाते में गया था। और जो लोअर ओबीसी है, जो अति पिछड़ा है, उसका 43% तब बीजेपी को सीटें मतलब मिली। लोअर से आपका मतलब है जैसे राजभर है, निषाद है, इस तरह के जो लोग हैं, जो खास करके सेवादार, जो कारीगर जातियां हैं, पढ़ाई, मिस्त्री है, कारीगर हैं, आर्टिसन जिसे कहते हैं, जी, निषाद, जी, बिंद, केवट, कहार, ये जो जातियां हैं उसका 43%। 2019 में ये आंकड़ा बढ़ता है। अपर ओबीसी वो 30 से छलांग मार करके 40% बीजेपी के खाते में जाता है। और जो कारीगर जातियां हैं वो 43 से 48%। तब ये आंकड़ा 283 से 303 होता है। और अब राहुल गांधी ने इसी पर चोट की है, इसी को वो निकाल रहे हैं। एक तो जो अपर ओबीसी है उसका एजेंडा है कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व का सवाल, ये अपर ओबीसी का एजेंडा है। दूसरा जो लोअर ओबीसी है, माने जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ राहुल गांधी जा रहे हैं। देखिए, बढ़ईगिरी की राहुल गांधी ने खेत में धान रोपे, राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे, राहुल गांधी लगातार ऐसे ही समाजों के मैकेनिक जो थे, मोटरसाइकिल के मैकेनिक के बीच में, तो वो सीधे तौर पर जो अति पिछड़ा 40% से ऊपर है, कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, इस अति पिछड़ा को राहुल गांधी ने एड्रेस करके बीजेपी और आरएसएस के सबसे मजबूत, मैं समझ रहा हूं, आप डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कामगार, किसान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फोकस किया है, और जो कारीगर हैं उनको भी फोकस किया है। नहीं, जो एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है 2014 के बाद, उस पर उन्होंने हमला किया। मैं जावेद साहब के पास चलूंगा। जावेद साहब, ओबीसी पर तो ये बहुत रोशनी इन्होंने डाली दी है, और जैसे सारे आंकड़े कंठस्थ हैं, रटे हुए हैं इनको, तो मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। मैं ये पूछूंगा कि भाई यही राहुल गांधी थे, और यही जावेद अंसारी थे। आप तब भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, राहुल गांधी से तब भी इंटरव्यू ले रहे थे, आज भी आप राहुल गांधी से इंटरव्यू लेते हैं। तो आप आज भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। वही राहुल गांधी जो कल थे वो आज है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से आज के दौर में चुन चुन कर बीजेपी के बेस पर, बुनियाद पर हमला कर रहे हैं, कौन राहुल गांधी को बता रहे हैं? ये जो मैच्योरनेस है राहुल गांधी में, जो परिपक्वता आ रही है, क्या उनके जो थिंक टैंक हैं वो बदल गए हैं? राहुल गांधी ने अपने को फिर से रिविजिट किया है? भारत जोड़ो यात्रा का जो 4 महीने का सफर था, उन ठोकरों ने और उस सफर ने बहुत कुछ सिखला दिया। राहुल गांधी का ये जो एक नया अवतार है जो मोदी को हिला रहा है, घबराहट अमित शाह को भी हो रही है, ये क्या हुआ है साल 2 साल में? जावेद साहब, देखिए, किसी भी सलाहकार या किसी भी मशवरा देने वाले से ज्यादा, सबसे ज्यादा हालात
सबसे ज्यादा हालात जो होते हैं वो इंसान को सिखा देते हैं। परिस्थितियां जो हैं ये सब परिवर्तन लाती हैं। राहुल गांधी 2 इलेक्शन हारे, मतलब उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2 बार पराजित हुई। जिन मुश्किलात से, जिन जो ठोकरें उनको खाई, उन पे इतने प्रहार हुए, फिर भारत यात्रा शुरू हुई। तो राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने अध्ययन भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने पर्सनल अनुभव से, ये भारत जोड़ो यात्रा में और इलेक्शन के दौरान जो पूरे देश भर का वो दौरा करते हैं, तो कोई भी आदमी जो मॉडरेट इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रखता है, जी। वो अपनी गलतियों से, हालात से सीखता है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है। राहुल गांधी ने हालात से सीखा है और सही सबक लिए हैं। और देखिए, सिर्फ अगर आप अपने मुखालिफ से लड़ें तो सिर्फ हमेशा उसकी मुखालफत करना या उसको बुरा भला कहना, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा जी। ये कि उसकी कमजोरियों को, उसकी ताकत को पहचाने, उसकी जो ताकत है उसमें सेंध लगाएं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था जावेद साहब, क्योंकि आप बहुत करीब से राहुल गांधी को देख रहे हैं और इस मुल्क में जो 8-10 बड़े पत्रकार हैं जो राहुल गांधी की राजनीति को समझते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनमें से आप एक हैं। क्या जो पुराने एडवाइजर थे, जैसे दिग्विजय सिंह कभी उनके बहुत करीब थे, या और भी कई ऐसे नेता थे जो उनके बहुत करीब थे, क्या अब राहुल गांधी अपने जहन से सोच रहे हैं, एक कोई नई टीम है, खुद रिसर्च कर रहे हैं, या सिर्फ आप ये कहेंगे कि भाई ठोकर खा के बहुत कुछ सीख लिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ठोकर खा के सीखा। दूसरा, कोई एक परमानेंट सेट ऑफ एडवाइजर्स नहीं, अब रिसर्च बेस्ड है। ये कोई ऐसा नहीं कि रिसर्च, ये सो के उठे और ये हुआ कि नहीं अब ओबीसी की राजनीति करें। ये रिसर्च बेस्ड है। भाई, किस चीज़ में हम सेंध लगाएं, कहाँ से हम मोदी जी के पैर के नीचे से ज़मीन खींच सकते हैं, कौन सा एरिया है, कौन सा कैचमेंट एरिया है। फर्ज कीजिए बहस के तो लिए वो अगर सिर्फ मुसलमानों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की करते, उसका एक एडवर्स रिएक्शन होता फौरन। आज का जो माहौल है उसमें आप अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, चाहे कितनी भी सही हो, फौरन आप पे ठप्पा लग जाएगा, जो मेजॉरिटी वोट है आपके खिलाफ हो रहा है। तो एक ऐसा एरिया है ओबीसी, और ये एक लार्ज चंक है। जावेद भाई, 2 बातें आपने बड़ी अहम कही, और अगर मैं गलत कहूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। आपने 2 बातें बड़ी अहम कही। आपने एक चीज तो ये कहा कि राहुल गांधी ने कुछ ठोकर से भी सीखा है, कुछ मैच्योर भी हुए हैं, और दूसरी बात आपने कही कि रिसर्च बेस्ड उनका जो भी फोकस है, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, एक एक चीज पढ़कर आ रहे हैं, सारा डाटा ले रहे हैं। जैसे अभी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उसमें 90 सेक्रेटरी हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ओबीसी हैं। यानी बीजेपी को 50% ओबीसी का वोट तो चाहिए, लेकिन 3% उनको आपने प्रतिनिधित्व दे रखा है। तो ये आप कह रहे हैं कि रिसर्च बेस्ड है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये रिसर्च बेस्ड है, बड़ा डेटा कलेक्ट हुआ है, बहुत से बड़ा लोग डेटा हैं। कलेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत से लोग जी। हैं। एक उनकी पार्टी का खुद विभाग है, प्रवीण चक्रवर्ती रिसर्च, जी जी जी। वो करते हैं। दूसरा, ये वो जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जिनके कानून को सुनील कानूनगो हैं। हाँ, सुनील कानूनगो हैं, जो प्रशांत किशोर की टीम में किशोर, समझ गए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जावेद साहब ने ये कहा कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी गेंद मोदी डालते हैं, खेलने से पहले कैसे गेंद खेलनी है, राहुल गांधी के पास एक बड़ा डेटा रिसर्च टीम है जिसको प्रवीण चक्रवर्ती हेड करते हैं। इन्होंने कहा सुनील कानूनगो जैसे एक सेफोलॉजिस्ट हैं, राजनीतिक शास्त्री हैं, जो कभी प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे, वो उनको एडवाइस करते हैं। राहुल गांधी सबकी एडवाइस सुनते हैं और खुद, क्योंकि अब वो खुद एक्सपीरियंस्ड हो गए और काफी कुछ सीखा भारत जोड़ो यात्रा, तो फिर वो फाइनली तय करते हैं। ये जावेद साहब ने बनाया, इसीलिए ये घबराहट है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश को आप बहुत बारीकी से समझते हैं, मतलब माइक्रो लेवल तक समझते हैं। मैं एक चीज ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो ओबीसी कार्ड खेला है, और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो एरिया है, हिंदी हार्टलैंड आप कर सकते हैं, ओबीसी बेल्ट कह सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है, और इस पूरे एरिया से पिछली बार स्वीप किया था मोदी जी ने, और ओबीसी एक बहुत बड़ा उनका आप कह सकते हैं संकट मोचक था। क्या इस बेल्ट में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें, 80 सीटें, क्या ये ओबीसी का कार्ड
बीजेपी के लिए एक मुसीबत का पहाड़ बनने जा रहा है और बीजेपी को लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हिमालय खड़ा कर दिया है एक राहुल गांधी ने उनके आगे। देखिए, राहुल गांधी और उस पर नीतीश कुमार, अगर इन दोनों लोगों को हम लोग अगर ले लें, नीतीश कुमार बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार में भले ही उनकी जो और अखिलेश यादव कुर्मी जाति वहां पर 3 से 3.5% है। अब आप देखिए, नीतीश कुमार जो उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालने जा रहे हैं, 5 से 7% कुर्मी वोट को प्रभावित करेंगे, लेकिन जो असली जो खेल है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और 8 से 9% जो यादव वोट है उस पर अखिलेश यादव है, 2% जाट आपका है, जयंत चौधरी उन पर बैठे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी उस चीज पर जो अति पिछड़ा, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स और जो डेमोक्रेसी है वो अति पिछड़ा की तरफ जा रही है और उसको कोई नहीं रोक सकता। पसमानदा, नॉन जाटो, दलित और अति पिछड़ा, ये डायरेक्शन है इस समय की पॉलिटिक्स का। राहुल गांधी ने वहां चोट की है। 31% बिहार में है अति पिछड़ा और उत्तर प्रदेश में करीब करीब मुझे लगता है कि 25% अति पिछड़ा है। 25 से ऊपर ही होगा, 25% अति पिछड़ा है। राहुल गांधी यहाँ खेलकर और सवाल क्या उठा रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा नेता हैं, जैसे राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान हैं, संजय निषाद हैं, ये सब की जो राजनीति अमित शाह कर रहे हैं, उसी राजनीति पे, अमित शाह की राजनीति पर राहुल गांधी का ये वार है और पीछे उनके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और नीतीश कुमार और दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं। ये सीधा उस पर वार है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब उन्होंने महिला के आरक्षण के सवाल पर यह कहा कि इसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो उनके हाथ में भी जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि आपने और बीजेपी ने क्या किया, आरएसएस ने क्या किया? जिस ओबीसी के बलबूते मंदिर आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने, वो उमा भारती अभी खून के आंसू रो रही है, विनय कटियार का आता पता नहीं है। कल्याण सिंह के साथ जो किया बीजेपी ने, उनके परिवार के साथ, उस पूरे लोध समाज के साथ, वो तो सामने दिख रहा है। और इधर 3 जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, और अभी देखिएगा बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री हैं इस समय? 15 है। 15 में से 6 जगहों पर पूर्ण बहुमत है, बाकी उनकी वो जिस तरह से अपना सरकार बनाते हैं वो है। इनमें से आप तरह मुख्यमंत्री देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपर कास्ट, उत्तराखंड में धामी साहब अपर कास्ट, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अपर कास्ट, मध्य प्रदेश में केवल शिवराज सिंह हैं और वो भी अब जाने वाले हैं, उनको ठिकाने लगा दिया है। हरियाणा खट्टर साहब अपर कास्ट। तो पूरा अपर कास्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी उतर आई है, इसको एक तरह से एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी ने। जावेद साहब, राहुल गांधी ने जब ये ओबीसी कार्ड खेला तो क्या उनके दिमाग में लालू यादव, नीतीश कुमार, आरजेडी, जेडीयू, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये जितने नेता, बड़े बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस में, क्या कहीं ना कहीं उनसे भी एक सहमति थी? उनकी बात को आगे रखने के लिए राहुल गांधी आए? क्या वो चाहते थे कि अगर वो ओबीसी कार्ड खेलेंगे तो इंडिया अलायंस थोड़ा और मजबूत होगा और ये जो रीजनल पार्टी हैं और उनके साथ आएंगी? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये एक तरह से नीतीश कुमार और लालू और अखिलेश सबको साथ लेने के लिए, मतलब एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं राहुल गांधी? एक तरफ मोदी की बुनियाद पर हमला है और दूसरी तरफ अपने साथियों को एकजुट कर रहे हैं वो, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक मुद्दा तैयार कर रहे हैं जिसपे सबको साथ आना पड़े, और इससे कोई छटक के किसी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा की वजह से अगर जो अलग होगा फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये जो ओबीसी का इशू है, इस पे एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। अब इस पे अगर किसी वजह से अखिलेश यादव राहुल गांधी को नापसंद करते हैं, फर्ज कीजिए, तो इस मुद्दे पे कैसे मुखालफत कर सकते हैं? जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब इस प्लेटफॉर्म पर, इस मोड़ पर जो राहुल गांधी को छोड़ेगा कोई भी नेता, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी मुसलमान उससे नाराज हो सकते हैं, उनको लगेगा साहब आप बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, मतलब जो हाल ओबीसी का हुआ वो किसी और का भी हो सकता है। सपोज करिए अगर अखिलेश चले जाते हैं तो मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज होगा उनसे, मुस्लिम्स का प्रेशर है कि नहीं आप अलायंस के साथ रहिए। इसी तरह से आपको लगता है कि अब ओबीसी कार्ड जो खेला है, ये ओबीसी लीडर्स भी नहीं जा पाएंगे राहुल का दामन छोड़ के, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ साफ लफ्जों में।
अगर जाएंगे तो अपना भारी नुकसान उठाएंगे 2024 में और अपने स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा प्रोफेसर साहब, समय हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूं। 64 सीट ले गई थी एनडीए, 64 सीट ले गई थी, 62+2, और पिछली बार 71+2। पिछली बार 73 सीट मोदी जी के झोली में गई उत्तर प्रदेश से, और 2019 में उनकी झोली में 64 सीटें गई। क्या आपको लग रहा है कि अगर ओबीसी दर का अति पिछड़ा खिसका इंडिया अलायंस की तरफ, तो ये जो टैली है ये 64 से घटकर 54 आ सकती है, अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ? 54 नहीं दीपक जी, मैं तो आंकड़ा आपको एक बार बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं 62 से 26। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार अगर केवल 10-10 रैलियां उत्तर प्रदेश में कर दें, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे मायावती भी चाह रहे हैं 26 लाने के। मायावती वो आएंगी ही, मायावती आएंगी ही, बुनकरों के बीच में चले जाएं जरा। ये क्या बात कर रहे हैं? डेफिनेटली मायावती कहीं जाने वाली नहीं। सोच समझ के बोलिए डॉक्टर साहब, सोच समझ हैं, मायावती आएंगी, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल आएंगी। आप लोगों से मैंने जो राजनीति है उसका विषय ये सीखा है, आप लोगों से, अंसारी साहब जैसे लोगों से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसा आदमी जो भीतर तक घुसा हुआ है, अगर वो बोल रहा है तो उसके मतलब बात में दम है। डेफिनेटली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां मेरी कई लोगों से बात भी हुई है। वो चलिए फिर आखिरी सवाल आपने दे दिया, आखिरी सवाल जब जावेद साहब से पूछ लें, पॉलिटिकल एडिटर साहब से पूछ लें। साहब बड़ी राजनीति इन्होंने देखी है और बहुत उतार चढ़ाव देखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि साहब मायावती आ रही है, हाथी इधर झूमता हुआ आ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ। अगर ये हाथी की सवारी हो गई कि हाथी पे पता चला जावेद साहब, वो राहुल गांधी भी बैठे हैं हाथी पर, जयंत चौधरी भी बैठे हैं हाथी पर, मायावती भी बैठी हैं हाथी पर, अखिलेश भी बैठे हैं हाथी पर, नीतीश कुमार भी बैठे हैं, और ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। अगर ये हाथी इन सब नेताओं को लेके चला उत्तर प्रदेश में, तो फिर क्या होने जा रहा है जावेद साहब? 80 सीटों में क्या आपको दिखता है? फिर वही होगा जो हाथी के पैर तले जब कोई आता है, जो हशर होता है वही हो। अरे चलिए, बहुत बड़ा वन लाइनर दिया जावेद साहब ने। एक पॉइंट जोड़ूंगा, ये हाथी वो केवल बीएसपी का नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के आरपीआई का हाथी है, ये अब्राहम लिंकन का हाथी है, जो समानता और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए आगे बढ़ रहा है। और इस समय उस पर राहुल गांधी भी सवार है, नीतीश कुमार भी सवार है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवार है। एक बड़ी बात आज जावेद अंसारी साहब ने कही, और यूं ही इनके बाल पके नहीं हैं इन 40-45 साल की रिपोर्टिंग में। इन्होंने कहा कि अगर हाथी आया झूमते हुए और उस पे इंडिया अलायंस सवार हो गई, यानी मायावती भी आ गई आखिरी मौके पर, तो ये हाथी फिर वही करता है जो हाथी के पांव के नीचे जो हाल होता है, जिस भी चीज का वही हाल होगा, ऐसा जावेद अंसारी साहब का कहना। ही रौंदते हुए आगे बढ़ेगा। आप दोनों लोग आए और कहीं ना कहीं एक तस्वीर आपने क्लियर करने की कोशिश करी हमारे ऑडियंस के लिए, दोस्तों के लिए, कि ये जो ओबीसी का कार्ड है जिसकी वजह से आरएसएस हिली हुई है, बीजेपी हिली हुई है, मेरा पहला सवाल ही यही था कि क्यों घबराहट है। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको इस घबराहट की वजह पता लग गई होगी कि इसकी वजह यही है कि जो बुनियाद है बीजेपी की, जो 50% हिंदू मेजॉरिटी वोट है, 50%, वो कहीं ना कहीं दरकता हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई मोदी और शाह साहब को दिख रही है, और इसीलिए घबराहट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपने समय निकाला, प्रोफेसर साहब आपने समय निकाला। सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।